हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यूज ऑफ इंक के बारे में बताया था कि जब आप इंक का यूज करेंगे तभी आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या कि हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस वाले जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वह किसी भी टेंस के हों, तो आपसे तभी बनेंगे जब आपसे इंक का यूज करते अच्छे से बनेगा। ठीक उसी से रिलेटेड आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे, जिससे कि आपको इस टेंस में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। और यदि आप उस वीडियो को किसी कारणवश न देखे होंगे तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप वहां से उस वीडियो को भी पूरा वॉच करके जो है तो इस टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। इसमें अपूर्ण इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें जो कार्य होता है उसके पूर्ण होने का बोध नहीं होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई कार्य वर्तमान में किया जाता है लेकिन उसकी अपूर्णता का जो है तो बोध होता है। जैसे कि हम कह दें कि वह जा रहा है, मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि वह जा रहा है, मतलब अभी जा रहा, वर्तमान की बात हो रही है, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं है कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ पहुँच गया है या कि नहीं पहुँचा है। मतलब ये हमको जानकारी है कि वो कंटिन्यू है, मतलब लगातार है, उसमें कार्यरत है, मतलब जारी है उस काम में। सो अपूर्णता का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान जान लेते हैं। क्या होती है इस टेंस की पहचान? तो इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है, टेंस का कहलाता है। तो मैंने इस टेंस की पहचान यहाँ राइट कर दी है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। या कि आप यह समझ सकते हैं कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है से रिलेटेड कुछ भी आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है, क्योंकि अंत में है रहता है तो प्रेजेंट का ही कहलाएगा और साथ में रहा आ जाता है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहते हैं। तो इसकी ये मेन पहचान होती है। तो आइए सबसे पहले इस टेंस के बनाने के नियम हम राइट कर लेते हैं कि इस टेंस को हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए क्या रूल है। तो यहाँ हम राइट करते हैं बनाने के नियम। तो फर्स्ट नियम हम यहाँ राइट करेंगे कि ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज रखते हैं, इज रखते हैं।
तो यहाँ मैंने इसका फर्स्ट रूल बता दिया कि ही सी इट एंड कोई एनी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा या कि हम इसे कह सकते हैं कोई एक वचन करता रहेगा, तो उसके साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो है तो सहायक क्रिया इज रखा जाता है। सेकंड रूल है आई के साथ सदैव हेल्पिंग वर्ब एम रखते हैं, ये इसका सेकंड रूल हो गया कि आई के साथ ऑलवेज जो है तो हेल्पिंग वर्ब या कि कहें सहायक क्रिया एम रखते हैं। इसका थर्ड रूल हो जाएगा यू वी दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और रखते हैं। यहाँ मैंने थर्ड रूल राइट करा दिया कि यू वी दे एंड कोई एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कि ये भी कह सकते हैं कि कोई नाम यदि एक से अधिक हो तो उसके साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो ये इसका थर्ड रूल हो गया कि यू वी दे एंड कोई एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कि बहुवचन करता हो, कोई नाम एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ सहायक क्रिया आर रखते हैं। और फिर फोर्थ रूल यहाँ राइट करेंगे, फिर सदैव भी फोर रखते हैं, भी फोर वर्ब का चौथा रूप रखते हैं। यहाँ मैंने राइट करा दिया, फिर सदैव भी फोर रखते हैं या कि कह सकते हैं वर्ब का चौथा रूप रखते हैं। वर्ब के चौथे रूप का मतलब है V1 के साथ ING का यूज या कि ये कह सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है, उसी को यहाँ हमने V4 का नाम दिया है। और लास्ट इसका रूल हो जाएगा, फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। सबसे अंत में इसका रूल है कि फिर सबसे अंत में जो है तो ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो इसका बनाने का नियम जो है तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि यदि ही सी इट या कि कोई नेम एक हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है तो इज रखते हैं, और आई के साथ हमेशा जो है तो हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि यू वी दे या कि कोई नाम एक से अधिक हो तो उसके साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब या कि सहायक क्रिया आर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद सदैव भी फोर लगाते हैं या कि कह सकते हैं कि वर्ब का चौथा रूप रखते हैं, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस तरह से इसका बनाने का नियम जो है तो कंप्लीट हो जाता है। अब आइए इसके आगे हम आपको स्ट्रक्चर के थ्रू जो है तो इस टेंस को समझाते हैं और कुछ हिंदी में अनुवाद लिखकर उसको ट्रांसलेट करके भी बतलाते हैं। तो आइए सभी प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर राइट करते हैं और कुछ अनुवाद राइट करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ राइट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस के साथ साथ इसको जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सो आप ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, फिर V4 मीन्स वर्ब का चौथा रूप। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि V1 के साथ ING का यूज, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस भी राइट कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इज,
आर एम, फिर नॉट, फिर V4 यहाँ राइट करेंगे वर्ब का चौथा रूप, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस राइट कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस V4, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट रख के क्वेश्चन मार्क जो है तो लगा दिया जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब राइट किया जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर V4 वर्ब का चौथा रूप, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए यहाँ पहले इजी सा कोई सेंटेंस लेते हैं। यहाँ जैसे हम राइट करते हैं राम विद्यालय जा रहा है, जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम है इस टेंस की पहचान करना। तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ रहा है लगा है, सो हम पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब हम इस टेंस की पहचान कर लिए हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो इसके स्ट्रक्चर एंड रूल के अकॉर्डिंग जो है तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो जब हमने इस टेंस की पहचान कर लिया तो इसके बाद हमारा काम है कि इस सेंटेंस को हम पहचानते हैं कि ये सिंपल है, निगेटिव है या कि इंट्रोगेटिव। तो देखिए इसमें ना तो नहीं लगा हुआ है, ना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड ही है। सो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू जो है तो बनाएंगे। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर जो है तो राइट करा दिया है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर इज आर एम, फिर V4 और ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ राम है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज सबसे पहले होता है किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ हम राम की स्पेलिंग राइट कर दिए। इसके बाद यहाँ ये देखते हैं कि राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है या कि प्लूरल में। तो राम यहाँ सिंगुलर नंबर है क्योंकि एक नाम है। तो राम के साथ यहाँ इज लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बनाने के नियम में बताया था कि यदि कोई ही, सी, इट या कि एक वचन करता हो, कोई एक नाम हो, तो उसके साथ इज लगाते हैं। तो यहाँ इज राइट कर देंगे। इसके बाद V4 लगाना है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज। V4 का मतलब वही होता है। तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, तो जाना वर्ब है। तो यहाँ गो राइट कर दिए, लेकिन V4 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो गोइंग राइट कर देंगे। तो राम इज गोइंग। अब यहाँ देखिए जाने के लिए जो है तो ऑलवेज टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ ऐसा बोध हो रहा कि राम विद्यालय को जा रहा है। सो यहाँ राम इज गोइंग और प्रीपोजिशन टू राइट कर देंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो स्कूल हो जाएगा। इस तरह से जो है तो आपका ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। राम विद्यालय जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। यदि इसी को हम निगेटिव में बनाना चाहें तो निगेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। तो निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट राइट कर दिया जाता है। बाकी सेम जो है तो सिंपल सेंटेंस की ही तरह होता है। तो यहाँ इसको हम बनाएंगे राम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइट कर देंगे इज, और नॉट राइट कर देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंस में। और लास्ट में जाएंगे तो फिर वर्ब मिलेगी, तो जाना, तो गो मीन्स, तो इसमें भी इंग का यूज वही कर देंगे, या कि आप ये सीधे कर दीजिए, इसको राइट कर दीजिए पूरा। तो गोइंग हो गया, और फिर टू, और इसके बाद जो है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट किया जाता है, तो स्कूल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये जो है तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा राम विद्यालय नहीं जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में आप बना सकते हैं राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि निगेटिव का स्ट्रक्चर यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर नॉट और फिर V4, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि बनाएं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले राइट कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर V4 राइट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यदि हम इसको बनाना चाहें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है तो हम सबसे पहले राइट करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो राइट करेंगे तो सब्जेक्ट के बेस पे ही राइट करेंगे। तो राम यहाँ सब्जेक्ट है तो राम के साथ इज लगा है, सो इज को सबसे पहले हम राइट करेंगे क्योंकि राम के साथ इज लगेगा तो इज हो जाएगा। इसके बाद राम राइट करेंगे तो इज राम हो जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या राम विद्यालय जा रहा है। तो इस तरह के जब वो टेंस हों तो इसको हम ऐसे बनाएंगे इज राम। अब नॉट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इज राम फिर गोइंग हो जाएगा और टू प्रीपोजिशन राइट करेंगे और इसके बाद जो है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे तो स्कूल हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस हो जाएगा, क्या राम जो है तो विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक और इधर कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ हम राइट करते हैं हम मैच जीत रहे हैं, हम मैच जीत रहे हैं। तो यदि इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले यही पहचान करेंगे कि किस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसको देखते हैं कैसा सेंटेंस है, सिंपल है क्योंकि ना तो नहीं लगा हुआ है ना तो क्या लगा हुआ है। सो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ क्या है, हम, मतलब सबसे पहले यही लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ वी राइट कर देते हैं क्योंकि हम वी मीन्स होता है। तो वी के साथ क्या लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हम ये सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ही सी इट या कि एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे या कि कोई एक से ज़्यादा नाम रहता है तो उसके साथ आर राइट करते हैं, यू वी दे। तो यहाँ वी आ रहा है तो वी के साथ हम आर का यूज करेंगे तो वी आर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम जाएंगे इस सेंटेंस के अंत में तो हमें वर्ब मिलेगी। तो वर्ब यहाँ जीतना है, जीतना किसके मीन्स होता है, विन मीन्स। तो विन का फोर्थ फॉर्म आई मीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे तो विनिंग हो जाएगा, तो WINNING हो जाएगा। अब यहाँ हमने DNN इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने ING के रूल में आपको बताया था कि यदि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो उसके पहले बाबेल होता है तो कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर ING लगाते हैं। सो यहाँ मैंने DNN राइट कर दिया है फिर ING लगाया है तो वी आर विनिंग हो गया। अब इसके बाद जो है तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मैच है। तो यहाँ हमको जानकारी है कि हम मैच जीत रहे हैं, मतलब हमको मैच के बारे में जानकारी है। सो मैच के साथ हम यहाँ द राइट कर देंगे और फिर मैच राइट करेंगे। तो इस तरह से जो है तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, वी आर विनिंग द मैच। अब यदि इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो निगेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू, तो यहाँ सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सेम उसी तरह राइट कर देंगे। मतलब हम यहाँ इस अनुवाद का ट्रांसलेट करेंगे कि हम मैच नहीं जीत रहे हैं तो इसको राइट कर देंगे वी के साथ आर लग जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब वही राइट करेंगे क्योंकि वी के साथ आर लगेगा। इसके बाद नॉट का यूज तो नॉट हो जाएगा और विनिंग राइट कर देंगे विनिंग। फिर इसके बाद द मैच, तो ये राइट हो गया, वी आर नॉट विनिंग द मैच। सेम सिंपल सेंटेंस के जैसा ही करेंगे, डिफरेंस इतना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें मैंने नॉट का यूज कर दिया है। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो गया, हम मैच जो है तो नहीं जीत रहे हैं। अब इसके बाद यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव इसका बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम पहले राइट कर देंगे तो आर हो जाएगा। इसके बाद फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ क्या हम मैच जीत रहे हैं का सेंटेंस, तो सबसे पहले हम आर राइट करेंगे, वो बी के ही अकॉर्डिंग राइट करेंगे।
तो आर, उसके बाद फिर ये वी राइट कर देंगे, आर वी, और नॉट हट जाएगा क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आर वी फिर विनिंग हो जाएगा, विनिंग, और सेम उसी तरह राइट कर देंगे द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आर वी विनिंग द मैच, क्या हम मैच जीत रहे हैं। एक और सेंटेंस बनाया जाता है, उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। वो ऑलवेज जो है तो 11th या 12th क्लास के लेवल का होता है और उसमें आता है। तो उसका यदि हम ट्रांसलेट करना चाहें कि क्या हम मैच नहीं जीत रहे हैं, उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। मतलब वो क्या का भी बोध कराता है, क्वेश्चन भी करता है और किसी चीज़ को नकारता भी है। तो उसको बनाने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि यहाँ हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव रूल के ही अकॉर्डिंग, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के पहले जो है तो हेल्पिंग वर्ब ही राइट करेंगे। तो यदि हम बना रहे हैं कि क्या हम मैच नहीं जीत रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आर वी नॉट विनिंग द मैच। तो ये हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो आप उस सेंटेंस को भी समझ लीजिए। अब आइए इसका एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि यहाँ राइट है बाहर वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाक्य जो है तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसमें हमको सब्जेक्ट नहीं मालूम चल रहा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सो जब इस तरह के कोई कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस आएँ, और अक्सर करके ये जो है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आया करते हैं इस प्रकार के, तो जब इस तरह सब्जेक्ट आपको ना मिले तो आप उसमें इट से उस सेंटेंस की शुरुआत करिए। तो इसमें हम इट को जो है तो सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इट इसमें राइट हम कर दिए, यही सब्जेक्ट मानेंगे हम। और इट के साथ क्या लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था ही सी इट, या कि कोई एक वचन करता हो तो उसके साथ जो है तो इज का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ इट के साथ हम इज का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है, लास्ट में रही है लगा हुआ है। तो इट इज यहाँ राइट कर दिए। अब इसके बाद जो है तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी। तो यहाँ वर्षा होना ही वर्ब है, तो वर्षा होना रैन मीन्स होता है। तो रैन का हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, तो फोर्थ फॉर्म रैनिंग हो जाएगा। तो रैनिंग हो गया यहाँ, इट इज रैनिंग। और बाहर किसके मीन्स होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो बाहर आउटसाइड मीन्स होता है। तो आउटसाइड राइट कर दिए। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, बाहर वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग आउटसाइड। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस था इसलिए इसको मैंने सिंपल सेंटेंस के जो है तो थ्रू जो है तो बनाया है। अब यदि इसी का निगेटिव हो जाए, बाहर वर्षा नहीं हो रही है, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस है, इसको हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है तो हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो इट से शुरुआत इसकी भी करेंगे। तो इट के साथ इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो इज राइट कर देंगे, इज आरएम में से चूज करके इज लगाएंगे। इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट राइट कर दिए। लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी वर्षा होना, तो वर्षा होना रैन मीन्स होता है, तो रैन का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो रैनिंग हो जाएगा। और वही आउटसाइड की मीनिंग जो है तो राइट कर देंगे। तो इस तरह इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, बाहर वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड। इसका यदि हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें कि क्या
बाहर वर्षा हो रही है। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसकी शुरुआत भी जो है तो क्या बाहर वर्षा हो रही है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो इसकी शुरुआत हम इट से ही करेंगे। बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट की जाती है। सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे और वो इट के अकॉर्डिंग ही राइट करेंगे। तो इट के साथ इज लगता है तो इज सबसे पहले राइट कर देंगे। फिर उसके बाद इट राइट करेंगे तो इज इट हो जाएगा। और लास्ट में जाएंगे तो वही वर्ब मिलेगी, क्योंकि इसके बाद जो है तो वर्ब राइट किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो लास्ट में जाएंगे तो वर्ब वर्षा होना, तो रैन मीन्स होता है तो रैनिंग हो जाएगा। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में आउटसाइड राइट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, नहीं तो सेंटेंस जो है तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम राइट कर दें वह एक पत्र लिख रही है। वह एक पत्र लिख रही है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसकी भी सबसे पहले पहचान कर लीजिए कि किस टेंस का है। तो रही है लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस वाक्य को देखिए, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ना तो इसमें नहीं लगा हुआ है ना तो क्वेश्चन मार्क है। तो आइए इसको बनाते हैं सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले जो होगा वही होगा। तो यहाँ वह दिया है। यहाँ देखिए लिख रही लिखा है, मतलब यहाँ से पता चल रहा कि लड़की है, गर्ल्स है। तो यहाँ वह की जो है तो मीनिंग सी राइट करेंगे क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए सी लगाया जाता है वह के लिए, तो सी राइट कर दिए। इसके बाद जो है तो हेल्पिंग वर्ब, तो सी के साथ इज लगता है, ही सी इट के साथ, तो यहाँ इज लगा देंगे सी इज। और इसके बाद जो है तो V4, तो वर्ब सबसे लास्ट में, तो वर्ब यहाँ लिखना है तो राइट WRIT। अब यहाँ ई होता है राइट, लेकिन हम यहाँ ING का यूज करेंगे क्योंकि V4 का मतलब ING का यूज करना वर्ब के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में किसी वर्ड के ई हो तो ई को आई में बदल देते हैं और NG फिर राइट कर देते हैं आगे। तो यहाँ राइट में इंग जोड़ने के लिए हम लास्ट में ई को आई में बदल दिए फिर NG लगाए हैं, तो राइटिंग हुआ है। तो सी इज राइटिंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट एक पत्र है तो आ एक के लिए ए राइट कर देंगे, ए और लेटर राइट कर दिए, ए लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ हो गया सी इज राइटिंग आ लेटर। यदि इसी को हम राइट करें कि वह पत्र नहीं लिख रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है, तो इसको यदि हम बनाने का प्रयास करें तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको नेगेटिव के स्ट्रक्चर के आधार पे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वही सी राइट कर देंगे, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट राइट कर देंगे, तो नॉट हो गया। इसके बाद V4 वही राइट, तो WRIT, ई को आई में बदल के NG लगा देंगे, राइटिंग। अब यहाँ देखिए एक पत्र नहीं लिखा है तो भी यहाँ हम आ लेटर राइट कर देंगे क्योंकि वह जो है तो एक बार में एक ही पत्र लिखेगी, सो एक का बोध हो रहा है तो यहाँ आ लेटर राइट कर देंगे। तो इस तरह से जो है तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, सी इज नॉट राइटिंग आ लेटर। अब यदि इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, क्या वह पत्र लिख रही है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्या वह पत्र लिख रही है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इज, फिर सी राइट करेंगे और फिर सबसे लास्ट में जाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर V4, तो वर्ब सबसे लास्ट में, तो वही राइटिंग, तो WRITING राइटिंग हो जाएगा।
और इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे तो आ लेटर हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह पत्र लिख रही है का इज सी राइटिंग आ लेटर हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम गीत गा रहे हो, तुम गीत गा रहे हो। तो देखिए इसे कैसे राइट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। तो यहाँ तुम दिया है तो तुम यू मीन्स होता है तो यू राइट कर दिए। अब इसके बाद हमारा काम है हेल्पिंग वर्ब राइट करना। तो मैंने आपको रूल में बताया था कि यू वी दे के साथ जो है तो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आर रखते हैं, तो आर राइट कर देंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब राइट कर दिए। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, तो हमें V4 राइट करना है, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। तो गाना सिंग मीन्स होता है तो सिंगिंग हो जाएगा, और गीत दिया है तो गीत सॉन्ग मीन्स होता है तो आ सॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक गीत गाएगा। यहाँ भी जो है तो एक गीत का ही बोध हो रहा है, क्योंकि कोई एक बार में एक ही गीत गाएगा, तो यहाँ ए सॉन्ग राइट कर दिए। इसी का यदि हो जाए कि तुम गीत नहीं गा रहे हो, तुम गीत नहीं गा रहे हो, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट तो यू के साथ आर ही लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो नॉट राइट कर देंगे, और फिर V4 वही, तो वही सिंगिंग इसमें भी राइट कर देंगे, तो सिंगिंग हो जाएगा। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट तो गीत दिया है तो आ सॉन्ग राइट कर देंगे। अब यदि इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें कि तुम गीत क्यों गा रहे हो, क्यों गा रहे हो, तुम गीत क्यों गा रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्यों है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि पहली बात तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब शुरू में क्या आए तो वही जो है तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब यदि बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितने, अगर ये कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएं, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, तो वो भी जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। तो यहाँ हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग राइट करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी राइट करेंगे तो वाई हो जाएगा। वाई के बाद जो है तो हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब राइट की जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही राइट करेंगे। तो तुम दिया है तो तुम के लिए आर का यूज करेंगे, तो सबसे पहले आर राइट करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, तुम की मीनिंग राइट करेंगे, तो यू हो जाएगा वाई आर यू, और लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो गाना सिंग मीन्स होता है तो सिंगिंग राइट कर देंगे, सिंगिंग, और वही गीत मतलब तो गीत सॉन्ग मीन्स होता है तो आ सॉन्ग इसमें भी राइट कर देंगे। इसको बनाते समय आप यही ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं तो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से पहले ही राइट करेंगे, क्योंकि जब बीच में क्वेश्चन वर्ड नहीं आते हैं, क्या से कोई वाक्य शुरू होता है, तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग राइट करते हैं, उसके बाद जो है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पे बनाते हैं उसको। मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, और लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट किया जाता है। तो आप इसी तरह के और भी कई सेंटेंस लेकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल और स्ट्रक्चर के आधार पर उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस वीडियो को लेकर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियोज लाता रहता हूं। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा यही रहेगा कि आपको समय समय से नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।